आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 13 मार्च 2026 की सुबह सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। अमेरिकी फौज के 2 जहाज आसमान में टकराकर चीथड़ों में बदल गए हैं और तुर्की पर एक हमला हुआ है। नाटो मुलव्विस हो सकता है। 13 मार्च 2026 की ये सबसे बड़ी खबर सुना दूं। क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या अमेरिका के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी क़यामत फिर से आ गई है? क्या ईरान के लिए फिर से इलाही मदद आ रही है? ये सवाल इसलिए कि खबर आ गई है ईरान और अमेरिका की इस जंग में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग है। 1980 के ऑपरेशन ईगल क्लॉ की यादें ताज़ा हो गई हैं, जब रेगिस्तानी तूफान में अमेरिकी जहाज आपस में टकराकर तबाह हो गए थे। आज 2026 मार्च में भी बिना किसी दुश्मन की गोली चले ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक KC-135 रिफ्यूलिंग जहाज आसमान में दूसरे जहाज से टकराकर मलबे का ढेर बन गया है। गोली नहीं चली यह अमेरिका कह रहा है, लेकिन गोली गोला सब चला है ईरान कह रहा है। बताता हूँ। दूसरे जहाज के बारे में अभी ठीक से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन है कुछ इन्फॉर्मेशन। इजरायली मीडिया की तरफ से ये क्लिप क्रैश साइट की बताई जा रही है, जहां वो अमेरिकी जहाज आकर गिरा है। बहुत हैवी साइज जहाज। हादसे की डरावनी हकीकत जान लीजिए। आसमान में टक्कर हुई है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वेस्ट इराक और जॉर्डन के बॉर्डर के पास अमेरिका के 2 बड़े तेल भरने वाले जहाज हवा में ही आपस में भिड़ गए। एक जहाज 6 फौजियों के साथ ज़मीन पर गिर गया, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है कि उन फौजियों का क्या हुआ, लेकिन समझना आसान है, मुश्किल नहीं। ये दोनों रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हवा में अमेरिका के फाइटर जेट्स में ईंधन भरते थे, लेकिन इनमें से एक नीचे आ गया है। इस बिगेस्ट न्यूज़ का दूसरा रुख ये है कि इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो ईरान के हिमायती हैं, उन्होंने अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के खत्म अंबिया हेडक्वार्टर के नुमाइंदे ने जुमेरात की रात को ये बताया कि वेस्ट इराक में रेजिस्टेंस गुटों की मिसाइल ने इस फ्यूल भरने वाले जहाज़ को निशाना बनाया है, जिनमें सवार तमाम 6 अमरीकी फौजी मारे गए। ये 13 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर है। इधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज के गिरने की बात तो मानी है, लेकिन किसी हमले से इनकार किया है। ये सेंटकॉम का कबूलनामे का ट्वीट है, जो 13 मार्च की सुबह 3:15 बजे किया गया है। इसे देख लें, टाइम देख लें। मैं टाइम और डेट सब बता देता हूँ। ये सिर्फ अकेला हादसा नहीं है दोस्तों। पिछले हफ्ते कुवैत के एयर डिफेंस से गलती हुई थी। अमेरिका के ही 3 F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया था कुवैत ने, बिना ईरान की दखल अंदाजी के। अमेरिका अपने अब तक 4 बड़े फाइटर जहाज खो चुका है, एक टैंकर समेत। मैंने इलाही मदद की चर्चा क्यों की वो जान लीजिए। आपको याद होगा, डिवाइन हेल्प, इलाही मदद, इससे पहले भी ये नारा गूंज चुका है। 1980 में ईरान जो था वो आज भी ईरान है। जो अमेरिका था वही अमेरिका है, और एक बार फिर अमेरिकी फौज अपने ही हादसों का शिकार हो रही। अगर अमेरिका की बात पर यकीन करें तो, इराक वाली बात को छोड़ दें तो। 1980 में ईरान में मिशन अंजाम देने उतरी अमेरिका की डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर और जहाज आपस में टकरा गए थे, और ईरान ने तब इसे इलाही मदद बताया था, यानी अल्लाह की तरफ से आई मदद। दोस्तों, सेंटकॉम लाख सफाई दे कि ये सिर्फ एक हादसा है और इसमें दुश्मन का हाथ नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की साख को धक्का तो लगाया, बट्टा भी लगा है। जंग के दबाव और थकान की वजह से अमेरिकी पायलट्स ऐसी सीरियस गलतियां कर रहे हैं, या फिर इराकी रेजिस्टेंस ने मुस्तैदी के साथ चौकन्ना रहते हुए बड़ी फुर्ती से इस जहाज को गिरा दिया है। फिलहाल दोनों ही मायने में ये ईरान के लिए किसी जीत से कम नहीं है। ये कार्गो प्लेन्स या फिर टैंकर प्लेन्स इतने बड़े होते हैं और इतने स्लो उड़ते हैं कि इन्हें निशाना बनाना आसान होता है, किसी भी स्लो और बड़ी चीज़ को। लेकिन फाइटर जेट्स बहुत तेज मूव करते हैं, मैक 5, 6 और उससे भी ज़्यादा, तो उन्हें निशाना बनाना आसान नहीं होता। ये अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। एक खबर ये है कि आसमान में अमेरिका के टैंकर जहाज से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुए दूसरे टैंकर जहाज ने इस्राएली कोड 7700 यानी 7700 एक्टिवेट किया और इसराइल में लैंडिंग की। खबरों के मुताबिक मगरबी इराक में हुए उस वाक़ये के बाद ये जहाज़ फ़ौरन ख़तरे का सिग्नल भेजते हुए नज़दीकी बेस की तरफ मुड़ गया था। इमरजेंसी कोड 7700 का मतलब होता है कि जहाज़ किसी बेहद सीरियस तकनीकी ख़राबी या बड़े ख़तरे का सामना कर रहा है। इस दूसरे जहाज़ की इसराइल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग से उन दावों को और ज़ोर मिला है कि हवा में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने अमरीकी बेड़े को भारी नुकसान पहुँचाया, और वो नुकसान हमने आपको बता दिया। सेंटकॉम ने कबूल कर लिया। फिलहाल इसराइली बेस पर जहाज़ की जांच की जा रही है।
क्रू मेंबर से इस बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर आसमान में उस वक्त क्या हुआ था। देखिए, 2 जहाज टकराए हैं, अब एक तो तबाह हो गया, दूसरे को तो भारी नुकसान हुआ होगा और उसके फौजियों को भी। तो देखा जा रहा है, परखा जा रहा है क्या हुआ है। खबर मैंने आपको 3 हिस्सों में बताई और डिटेल में बताई, क्योंकि बहुत आसान होता है हल्के से कहकर 1-1.5 मिनट में ख़त्म करके, लेकिन आपने समझा क्या, जाना क्या, दूसरा जहाज़ कहाँ है, पहले के साथ क्या हुआ, उसने क्या कहा और इसका क्या दावा है, दोनों तरफ की खबर आपके सामने। इसलिए डिटेल बनाने में, जुटाने में थोड़ा वक्त लगता है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए, ज़रा ख़तरनाक हो सकता है ये मामला। ये तस्वीरें और ये खबर अभी पूरी तरीके से डेवलप हो रही है। तुर्की में मौजूद नाटो के इजलिर्क एयर बेस पर हमला हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल देखे जाने की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो बड़े बड़े एक्स हैंडल की तरफ से और अदाना शहर के आसपास के इलाकों में सायरन बजने की आवाज़ों के ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीधे तौर पर नाटो के बेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। अगर इन खबरों की तस्दीक हो जाती है, देखिए डेवलपमेंट अपडेट्स हैं, न्यूज़ कंफर्म होगी बाद में। अगर इन खबरों की तस्दीक हो जाती है तो ये जंग का एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक मोड़ हो सकता है। इजलिर्क एयर बेस न सिर्फ तुर्की की एयरफोर्स का अहम ठिकाना है, बल्कि यहाँ अमरीकी फ़ौज और नेटो का बहुत बड़ा साजो सामान भी मौजूद है। इजलिर्क बेस की अहमियत और वहाँ क्या क्या मौजूद है जान लीजिए, फिर क्यों ख़तरनाक मोड़ है वो समझ आ जाएगा। अमरीकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स यहाँ हैं, यहाँ बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। मिडिल ईस्ट मिशन का ये हब कहलाता है ये एयरबेस। नाटो के मिडिल ईस्ट में होने वाले तमाम बड़े मिशन यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। ये माना जाता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स भी इसी बेस पर स्टोर किए गए हैं। सबसे खतरनाक पॉइंट ये है, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस के एतबार से ये बेस बहुत अहम है। ये बेस रिफ्यूलिंग, रसद और जासूसी ऑपरेशंस के लिए नाटो का सबसे मजबूत ठिकाना है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, जिसका मलबा गाजियान्टेप जो तुर्की का शहर है वहाँ उसके आसपास गिरा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान को पहले ही सख्त वार्निंग दी थी और अब भी वो गर्म है। तुर्की की सरहदों के खिलाफ कोई भी उकसावे वाला कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एर्दोगान कह रहे हैं। अगर ये सही साबित होता है कि ईरान ने जानबूझकर नाटो बेस पर हमला किया है तो ये चर्चा है कि नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि तमाम नाटो मुल्क मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। अब ये खबर तो कंफर्म नहीं है, ईरान ने नहीं माना है, लेकिन क्या कंफर्म हो सकता है मैं आपको समझा दूं कि अभी तक अरब ममालिक पर हमले कर रहा था इसराइल, ये कहा गया ईरान की तरफ से। क्या ये इसराइल ने ही नाटो के बेस की तरफ कोई हमला किया है ताकि नाटो के मुल्क मुलव्विस हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप जो इस जंग को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं वो जंग बंद ना हो बल्कि और बेदर्दी से हमले किए जाएं कई और मुल्कों की तरफ से ईरान के ऊपर? क्या ये हो सकता है? इस बारे में सोचिएगा। जंग में बड़ी शैतानी खोपड़ी चलती है सर। एक और अहम खबर सुन लीजिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का बेहद सख्त और दो टूक जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हम ईरान के बिजली सिस्टम को, एनर्जी सिस्टम को सिर्फ 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए अली लारिजानी ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा रीजन अंधेरे में डूब जाएगा। तुम 1 घंटा कह रहे हो, हम आधे घंटे में सबको डुबो देंगे, तुम सिर्फ 1 घंटे में ईरान डुबो पाओगे। और उन्होंने कहा कि याद रहे, अंधेरा उन अमरीकी फौजियों का शिकार करने का बेहतरीन मौका होता है जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे। मतलब इनका कहना है कि अमरीकी फौज भागेगी और अंधेरे में हम उनका भगा भगा कर शिकार करेंगे। कमाल बात है। अली लारिजानी का यह बयान साफ इशारा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो ईरान न सिर्फ जवाबी हमला करेगा बल्कि पूरे गल्फ रीजन की बिजली सप्लाई और अमरीकी बेस को अपाहिज बना देगा। कमाल है। बहुत तगड़े तरीके से ये जंग आगे बढ़ रही है और जब जंग तेज होती है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है सीज़ फायर करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।